काम थोड़ा ही कीजिए पर अच्छा कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2023-24 की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत की कोस्ट लेंथ बढ़ गई है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको पता होगा कि अमित शाह के पास है, और 2023-24 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, जो इंडिया की पुरानी कोस्ट लाइन है, जो 7,516.6 किलोमीटर की थी, अब वो लेंथ इंक्रीज कर गई है और ये लेंथ इंक्रीज करके पहुंच गई है 11,099 किलोमीटर पे। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 3,582 किलोमीटर लंबा ज़्यादा हो गया है। यानी अगर ये ज़्यादा हुआ कैसे? क्या कोई जादू हुआ है? नहीं, बिल्कुल कोई जादू नहीं हुआ है। क्या लंबाई बढ़ गई है? नहीं, बिल्कुल भी लंबाई नहीं बढ़ी है। आइए बिल्कुल बेसिक से पूरा आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के पास है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये जो रिपोर्ट थी ये कब से चली आ रही थी? ये 1970 से चली आ रही थी और ये रिपोर्ट में जो बदलाव हुआ है वो हुआ है 2023-24 दिसंबर में। देखिए, समझते हैं पहले। भारत में आपको पता होना चाहिए कि टोटल स्टेट्स की संख्या है 28 और 8 यूटीज हैं। मैं स्टेट्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको 8 यूटीज के बारे में जानना जरूरी है। आपका 8 यूटीज में पहला यूटी है दिल्ली, नई दिल्ली यानी एनसीटी। दूसरा जो आपका यूटी है वो है चंडीगढ़। वही तीसरा यूटी जो है आपका जम्मू कश्मीर। वही चौथा लद्दाख। ये चारों के चारों यूटीज जो हैं वो लैंड बॉर्डर है, यानी कि लैंड है केवल, इनका कोस्टल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आगे की चार मैं बता रहा हूँ जो आपका कोस्ट लाइन से कनेक्टेड है, वो है पहला आपका अंडमान एंड निकोबार। वहीं दूसरा जो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप वहीं सातवां या और तीसरा जो कोस्टल है वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी वहीं आखिरी आठवां और चौथा कोस्ट लाइन जो है वो है दादर, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। दमन एंड दीव। आइए, अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास टोटल जो है 8 यूटीज में से ये जो चार हैं ये हैं आपके कोस्टल स्टेट, कोस्टल यूटीज हैं। समझाता हूँ कैसे। आप देखिए, जो कोस्टल यूटीज है उनका जो मैंने नाम लिखा है, ये देखिए, यहाँ पर आपका हो गया लक्षद्वीप। वहीं आपका यहाँ पर हो गया दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव हो गया। वहीं अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो आपको पुडुचेरी दिखाई पड़ेगा। वहीं अगर हम कोस्टल स्टेट की बात करें तो हमारे पास 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। पहला स्टेट जो है आपका गुजरात, और जो सबसे लंबा कोस्ट लाइन है वो भी गुजरात का ही है, और वो है लगभग लगभग 1600 किलोमीटर का। तो पहला स्टेट आपका हो गया गुजरात। वहीं दूसरा स्टेट अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। वहीं अगर आप तीसरे स्टेट की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका गोवा। वहीं अगर आप चौथे स्टेट को देखेंगे तो वो होगा आपका कर्नाटका। वहीं पांचवा जो आपका राज्य है वो है केरल, वो है केरल। वहीं छठा आपका तमिलनाडु। वहीं आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया 7वें नंबर पे आपका हो गया तमिलनाडु के बाद। तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, और 8वें नंबर पर हो जाएगा उड़ीसा, और 9वें नंबर पर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। तो ये आपके 9 कोस्टल स्टेट्स हो गए। आपको पता होना चाहिए कि जो कोस्टल स्टेट है, अपना इंडिया जो देश है वो 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है। इधर आपका अरेबियन
ओशियन है, अरेबियन सी है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है, और यही आपका बे ऑफ बंगाल है। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स हैं और कितने यूटीज हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट्स में कहा क्या गया, रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो आपको कहा गया है कि जो आपकी लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 11,099 किलोमीटर हो गई। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अगर आप इन आंकड़ों को देखिए, 1970s को देखिए और 2023-24 को देखेंगे, तो लगभग आपको फर्क समझ में आएगा कि लगभग 53 से 54 साल का गैप है। तो क्या इस 53 से 54 साल के गैप में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा? बिल्कुल बदलाव हुआ होगा, लेकिन धरती उतनी ही की उतनी ही है, कोई धरती के लंबाई में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हुआ क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जब हमारे पास 1970s के रिस्पेक्ट में तो 2023-24 में हम आते हैं तो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया। जब आपका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो आप डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, यानी आपको खाने की भी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जब आपको ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आपके देश में हर चीज़ का उत्पादन तो होता नहीं है कि आप इतने बड़ी जनसंख्या को आप पूरा कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, दूसरे जगह से इंपोर्ट करेंगे। और जो सबसे सस्ता और सुविधाजनक जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का तरीका है वो है आपका सी के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है, सी का एक्सपांशन कैसे हुआ, तो आप देखिए कि आप क्या करेंगे, आप बंदरगाह बनाएंगे, पोर्ट्स बनाना चालू करेंगे, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोला मैंने, तो सबसे पहला जो काम हुआ वो ह्यूमन एक्टिविटीज हुआ। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुआ क्या, हुआ यूं कि आपका जो समुद्र जो था यहाँ तक था, अब आपने बंदरगाह को बनाया। अब बंदरगाह बनाया मतलब आपने इतना जो जमीन था वो समुद्र को यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दिया। तो यानी कि सब आप देखिए यहाँ पर लंबाई इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अब मानव गतिविधियां भी ऐसी हैं जिनके कारण से प्रमुख घटनाएं होना चालू हो गई, यानी कि आपको दूसरे पॉइंट पर क्या होना चालू हो गया, इरोजन होना चालू हो गया। इरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं और देखेंगे कि पुल वगैरह के पास जो रोड के नीचे की जमीन है वो कट गई है, यानी कि कटाव हो गया है। तो कटाव हुआ तो क्या होगा, जब इरोजन होगा तो पहले मान लीजिए कि ये रोड था आपका, रोड के आसपास की मिट्टी थी, अभी यहाँ से पानी जा रहा था यहीं तक था, लेकिन अब ये कट के ये हिस्सा जो है पानी अपने अंदर ले लिया, तो अभी ये लंबाई यहाँ तक थी, अब ये लंबाई कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, आपका लंबाई इंक्रीज कर गया। अब भारत में सभी जगह क्या है, नदियां हैं। अब नदियां बह रही हैं तो जाहिर सी बात है अपने साथ मिट्टी भी लेकर बहेंगी, तो मिट्टी लेकर बहेंगी तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा। क्या होगा आपका, डिपोजिशन होगा। अब इस डिपोजिशन की वजह से जो समुद्र की लंबाई यहाँ तक थी, अब वो डिपोजिशन करते करते इधर भी डिपॉजिट हो जाएगा, तो मतलब कुछ जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये भी तो बढ़ गया। तो यानी कि इरोजनल, डिपोजिशन और ह्यूमन एक्टिविटीज, ये तीन कारण से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो लंबाई है वो क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब जो है, अब इस लंबाई का बढ़ने का कारण और भी एक है, और चौथा है वो है आपका मैंग्रोव्स। आप देखेंगे कि मैंग्रोव्स पहले होता क्या है, समझते हैं मैंग्रोव्स क्या होता है पहले। तो देखिए, मैंग्रोव्स जो होता है एक तरह का कोस्टल इकोसिस्टम है जहाँ पे साल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं, और जो मैंग्रोव होता है वो कहाँ पर उगता है, तो वो इंटर टाइडल जोन में उगता है, इंटर टाइडल जोन में उगता है। आइए समझते हैं इंटर टाइडल जोन क्या होता है। देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये लैंड फॉर्म है, अब जो है लो टाइड तो नीचे ही रहेगा हमेशा, है ना, हाई टाइड आएगा तो यहाँ तक बढ़ गया, हाई टाइड जब आया तो ये जो है यहाँ तक बढ़ गया। अब हाई टाइड जब यहाँ तक आया तो आप देखिए कि जो लंबाई लेंथ यहाँ तक थी वो हाई टाइड की वजह से कहाँ पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। तो यानी कि ये जो जोन हुआ इसी को बोलते हैं इंटर टाइडल जोन, और ऐसे ही जोन में आपका मैंग्रोव का विकास होता है। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, लेंथ बढ़ोतरी हुआ। तो आपने वो सारे फैक्टर्स देखे जो जादू नहीं थे, लेंथ बढ़ने के कारण थे।
चलिए, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं स्केलिंग के बारे में। देखिए, स्केलिंग क्या होता है। स्केलिंग का मतलब बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कि आप जो है, आपको एक लेंथ है जो 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर की लंबाई को अगर आपको छोटे स्केल पे लाना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि 10 किलोमीटर को 1 किलोमीटर मानेंगे। यानी कि आपने रिड्यूस कर दिया, जो स्केल 10 किलोमीटर का उसको आपने 1 किलोमीटर पे सेट कर दिया। तो यानी कि आपने जो है उस 50 किलोमीटर के लंबाई को किसमें तब्दील कर दिया, 5 किलोमीटर को। तो यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। तो जब 1970s का मैप तैयार किया जा रहा था तो वहां पर जो स्केलिंग सेट किया गया था वो था 1:45 लाख। कितना था स्केलिंग, 1:45 लाख था। आपको समझना होगा। उससे पहले आपको एक और बात समझनी होगी। और चलिए ये भी जान लेते हैं कि 2024-25 का जो 2023-24 का जो आंकड़ा रखा गया है एमएचए के द्वारा, वहाँ जो स्केल सेट किया गया है वो सेट किया गया है 1:25 लाख। अब समझते हैं कि हुआ क्या। आप देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टर्म जानना पड़ेगा, और वो टर्म क्या है, उसको बोलते हैं फ्रैक्टल डायमेंशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल डायमेंशन। अब ये फ्रैक्टल डायमेंशन क्या होता है समझते हैं। देखिए, आपको मैंने बोला कि आप यहाँ से चले, फिर जो है आपको बीच में नदी पड़ गया, फिर आप नदी पार किए, फिर आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ मिला और तब आप यहाँ पहुँचे। मान लीजिए आपने यहाँ से 5 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर इधर भी 2 किलोमीटर आपने बढ़ाया, इधर 1 किलोमीटर बढ़ाया, इधर 3 किलोमीटर बढ़ाया। तो आप देखिए 3 1 4 2 6 1 7 1 8 5 13, आपने टोटल लंबाई यहाँ कितने ट्रेवल की, 13 किलोमीटर ट्रेवल की। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ से यहाँ तक पुलिया बांध दूँ, जो ये इरेगुलरिटीज़ था, जो ये इरेगुलरिटीज़ है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक बांध बांध दूँ, सीधे लाइन खींच दूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ रिड्यूस तो हो जाएगा। अब ये लेंथ रिड्यूस, यहाँ तक 5 किलोमीटर था और यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर पे आ गया, और ये बना 3 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, 3 2 5 और 5 10 किलोमीटर पे आ गया। मतलब हुआ क्या, तो ऐसा डायमेंशन जो कहलाता है इसको बोलते हैं फ्रैक्टल डायमेंशन। ठीक है, तो आपको इरेगुलरिटीज और रेगुलर जो डायमेंशन हम लोग चेंज करते हैं उसी को बोलते हैं हम फ्रैक्टल डायमेंशन। अब जो है, तो आप देखिए जिस समय 1970s में ये रिपोर्ट तैयार किया गया था, वहाँ पर हमने हायर स्केल को सेट किया था। तो जब हम हायर स्केल को सेट करते हैं तो हम वहाँ पर इरेगुलरिटीज को कंसीडर नहीं करते हैं, हम सीधा सीधा माप लेते हैं। तो लंबाई क्या होती है, घट जाती है। वहीं पर जब हम अपने स्केल को छोटा कर देते हैं तो हम उसमें इरेगुलरिटीज को भी काउंट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, और वही इस रिपोर्ट में आपको दर्शाया गया है। तो ये हो गया आपका जादू, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिपोर्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो 11,099 किलोमीटर की लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 11,099 कैसे हो गई, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब इतनी जो लंबाई है, ऐसा तो नहीं है कि 1 आध 2 किलोमीटर की बात है तो इसको नापने के लिए क्या हम स्केल और टेप का यूज करेंगे, नहीं। इनको नापने के लिए हमने एल्टीमीटर्स का यूज किया है, ड्रोन्स का यूज किया है, वहीं लिडार जीपीएस का यूज किया है, जो हमें, यानी कि हमने सैटेलाइट के उपयोग किया है इन मेजरमेंट्स को लेने के लिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर मैंने आपको सारी बातें समझा दी। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है ये भी बताइएगा। धन्यवाद।